चलो बेटा, अच्छा लग रहा है लोगों को? यस सर। यस सर। आप लोगों को ये सीधा दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है? मुझे तो ये उल्टा दिख रहा है लिखा हुआ। सर लैंडस्केप में। सर ये Landscape। बताओ सर, आप सर क्लास कहाँ से ले रहे हो? घर से कि अवंती के ऑफिस से? नहीं, ऑफिस से नहीं ले रहा मैं, नॉर्मल ले रहा हूँ। तो फिर हाँ, कहाँ से तो ले रहे हो सर? ये अब लोगो लगा रहेगा अब आपकी क्लास में। सर क्यों? आपने दीवार के पीछे लगवा लिया सर ने। वो मैं इधर उधर बहुत घूम रहा था ना, कभी गोवा घूम रहा था, कभी बीच पे घूम रहा था। Yes, बड़ी sir। लग गया है कि अवंती में घूमो, तुम उधर गोवा हुआ मत घूमो, इस वजह से। हाँ सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर इतने ठंड में कौन जाता है गोवा में? देखो मेरा अभी तक वही फिल्टर लगा हुआ है कल वाला। कंप्लीट करते हो। चलो शुरू करते हैं। हाँ बेटा, इतनी ठंड में कौन घूमता है गोवा में सर? घूमने वाले घूम लेते हैं यार, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम गोवा ले जाओ हमको, चाहे तुम डेजर्ट में ले जाओ। मैं तो रजाई में छुप के बैठा हूँ सर। सर साइबेरिया चल जाओ, साइबेरिया। अरे बस मरना नहीं है मुझे, बस गोवा तक ठीक है और राजस्थान तक ठीक है, बस इतना। एक साल तो मैं रह करके आया भी हूँ पहाड़ों में। सर नॉर्थ पोल ठीक रहेगा। क्या कहाँ रहेगा? नॉर्थ पोल सर। नॉर्थ पोल नहीं। एक फिजिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर पूछो। उसमें हाँ नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है। उसमें दिया जाता है, कौन सी क्वांटिटी दी जाती है सर मेरा रोबोटिक। हाँ, किसी ऑब्जेक्ट का ना वो दिया जाता है, वेलोसिटी दी जाती है। अगर वो ऑब्जेक्ट जो है, हाँ ऐसे क्वेश्चन रहता है कि अर्थ पर कोई पोजीशन है, कोई जगह है ना, और वहां पर किसी h हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है, वो हाइट मुझे वैल्यू याद नहीं है, मुझे सेट करना पड़ेगा वैल्यू। उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है टाइम की वैल्यू दिया गया होता है उस क्वेश्चन में कि इतना टाइम, फॉर एग्जांपल समझ लो 1 सेकंड लगाता है, ठीक है, 1 सेकंड लगाता है, और हाइट की वैल्यू दी जाती है, 9.81 मीटर हाइट की वैल्यू दी जाती है। 9.81 नहीं, एक मिनट, हाँ 9.81 और 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड लगाता है। तो अब आपको पता करना है ये कौन सी जगह है अर्थ पर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि वेयर इज द लोकेशन ऑफ द अर्थ, वेयर इज द लोकेशन, ठीक है। ग्राउंड सर, ग्राउंड। वेयर इज द व्हाट? ग्राउंड तो है, पर अर्थ पर कौन सी लोकेशन है? पोल। पोल होगा, हाँ। क्यों पोल्स होगा? क्योंकि उस कैलकुलेशन में वो लगाता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। h की वैल्यू रखता है 9.81, u की वैल्यू 0 चूंकि ड्रॉप किया जा रहा है, हाफ एक्सेलरेशन नहीं पता हमको, टाइम की वैल्यू 1 का स्क्वायर किया जाता है। देखो मैंने वो कर दिया, वैल्यू गड़बड़ कर दिया, एक मिनट। 9.81 नहीं लगाता है, वो 4.90 लगाता है, 4.90 कुछ ऐसे वैल्यू लगाता है। ये भूल गया मैं, वैल्यूज कितनी थी याद नहीं आ रहा मुझे। तो कुछ इस तरीके से वो वैल्यू सॉल्व करता है, 4.90, ठीक है, या 4.91 ले, 4.91 ले लो, 4.91 ले लो, 4.91, हाँ 4.91 लगता है। तो इससे कैलकुलेट करने पर वो क्या होता है, इससे कैलकुलेट, बेटा मैं चैट बंद कर दूंगा, इधर उधर की बात नहीं करना जरा भी। जितने भी ये हैं, वंश, देवांश, मोहित, कनिका, किसी भी टाइप की इधर उधर की बात नहीं करना। तो 4.91 की वैल्यू जब हम इसको रखते हैं वैल्यू, तो ये आता है 9.82 आ जाती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर हमने जो पढ़ा है कि अर्थ पर जो जनरली जो वैल्यूज होती हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है वो 9.82 आ रही है। जैसा कि अभी एकमप्रीत ने बताया और अमर ने बताया कि सर यहाँ पे वैल्यू जो है वो ज्यादा आ रही है,
और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा अर्थ के किस लोकेशन पर आती है? तो पता चला आप लोगों ने 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ रखा है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कहां पर ज्यादा आती है? पोल्स पर ज्यादा। क्यों ज्यादा आती है? क्योंकि पोल्स पर जो रेडियस होता है वो कम होता है, और फॉर्मूला स्मॉल g इक्वल्स टू GME/RE² के अकॉर्डिंग जब रेडियस ऑफ अर्थ कम होगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन जब ज्यादा आ रहा है तो वो कहां पर है? पोल्स पर है। तो इस तरीके का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने देखा। वैसे तुम लोगों को तो शायद पता ही होगा, ज्यादातर लोगों को, तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। सर एक कोरोलॉइड क्वेश्चन बड़ा खतरनाक था सर, मेरा रोबोटिक क्या बेटा? दिमाग सर क्वेश्चन बड़ा खतरनाक था, मेरा रोबोटिक दिमाग भी फ्रीज हो गया सर। हाँ बेटा। सर प्रयागराज आपसे कितनी दूर है? प्रयागराज मुझसे दूर है थोड़ा, छोड़ो वो सब जाने दो। चलो शुरू हाँ, करते हैं दूर आज का लेक्चर, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। हाँ छोड़ दो, जान दो उसको। माय नेम इज मोहम्मद नोमान, आई एम ए फिजिक्स टीचर, और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 1। आज का टॉपिक होगा फोर्स। 11th फिजिक्स जेईई का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज की डेट है 17/1/25। टॉपिक्स आज हम जो कवर करेंगे, फोर्स, उसका क्लासिफिकेशन और टेंशन के बारे में आज हम बात करेंगे। रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 2D मोशन, 2D रिलेटिव मोशन पढ़ाया था, जिसमें 2 टाइप के प्रॉब्लम्स आते थे। एक था रेन मैन प्रॉब्लम और दूसरा था कौन सा प्रॉब्लम? दूसरा था प्रॉब्लम आपका रिवर मैन प्रॉब्लम। ठीक है, रिवर मैन प्रॉब्लम। रिवर मैन प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था टाइम निकालने के लिए कि वो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा? D/VMR। D/VMR। VMR sin थीटा। VMR sin थीटा था। मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा फिर? D/VMR। D/VMR। मिनिमम साइन के लिए उसका जो एंगल होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये एक्चुअल फ्लो एंगल है कि ये उसका एफर्ट एंगल है? सर एफर्ट एफर्ट एंगल। वेरी गुड, ये उसका एफर्ट एंगल था, एक्चुअल फ्लो एंगल नहीं होता है। उसके बाद जो रेंज था, जो ड्रिफ्ट था, उसके लिए फॉर्मूला बताइए। -U/। ना 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 ना, तुम तो आप तो बेटा सर कंडीशन U बता रहे। प्लस हाँ, सर U plus VMR cos D/VMR। VMR sin थीटा। वेरी गुड, शाबाश अंजलि, वेरी गुड, बहुत अच्छे। VMR sin थीटा। लेकिन एक कंडीशन आती है कि मैं कह रहा हूं ड्रिफ्ट 0 हो, ठीक है, यानी x 0 हो, यानी जस्ट अपोजिट टू बैंक पहुंचे, जस्ट अपोजिट पॉइंट पहुंचे, जस्ट अपोजिट टू बैंक पहुंचे, तब इस केस में मैथमेटिकल कंडीशन क्या बनती थी? cos थीटा इज सर इक्वल cos थीटा इज इक्वल टू माइनस U माइनस U अपॉन VMR। माइनस U/VMR। अगर दो वेक्टर्स बेटा, अगर दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड है P या A न्यूटन और दूसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है A न्यूटन, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहां से जाएगा? सर मिड से जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। अगर ये एंगल 45 नहीं लेकर के हम ले ले 80 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 80 डिग्री। 80 डिग्री। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। tan थीटा का अगर एक वेक्टर, ये जो an वेक्टर है, A न्यूटन वेक्टर है, इनका जो रिजल्टेंट है, मान लेते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट है पहले वाले वेक्टर के साथ 80 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो tan 80 इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? B sin 80 थीटा अपॉन B sin थीटा अपॉन A प्लस अपॉन A प्लस B cos अरे थीटा। वाह, शाबाश, बहुत स्मार्ट हो तुम लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो आगे बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है? एक पुश और पुल होता है, जिससे क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होता है, या यूनिफॉर्म मोशन चेंज होता है, या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। फोर्स बेसिकली 5 चीजें करता है बेटा, या तो वो रेस्ट से मोशन में लाएगा ऑब्जेक्ट को, या तो वो मोशन से रेस्ट में लाएगा ऑब्जेक्ट को, और या तो वो स्पीड को इंक्रीज करेगा,
और या तो वो स्पीड को डिक्रीज करेगा, और पांचवी चीज वो करता है क्या, डायरेक्शन चेंज करेगा। डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है कि बॉल आ रही थी, आपने बैट से हिट किया और उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। और एक और चीज है कि वो शेप भी चेंज कर सकता है। आपके हाथ में एक बॉक्स था प्लास्टिक का, या एक रबर बैंड था, या एक इरेजर होता है ना, वो पकड़ा आपने, पकड़ के ऐसे खींचा, उसका शेप चेंज हो गया। या कोई प्लास्टिक मान लो मेरे हाथ में, मैं ऐसे पकड़ के उसको ऐसे मोड़ मार के इसका शेप मैंने चेंज कर दिया। तो ये काम करता है आपका फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स बताया है, मे चेंज द स्पीड, यानी इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। डायरेक्शन भी चेंज कर दे और स्पीड की इंक्रीज या डिक्रीज भी चेंज कर दे, और चेंज कर सकता है साइज एंड शेप ऑफ बॉडी। साइज को बड़ा भी कर सकता है और साइज को छोटा भी कर सकता है। कंप्रेस करेगा तो छोटा हो जाएगा, एक्सपैंड करेगा तो बड़ा हो जाएगा, मोड़ मार के शेप चेंज कर देगा। कि किसी एक पेपर को ले लिया मैंने, उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको पेपर शीट को मैंने बना दिया स्फेरिकल शेप में। एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको हम एसआई सिस्टम में न्यूटन बोलते हैं। सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको डाइन भी बोलते हैं। चुड़ैल डाइन वाला डाइन नहीं है, ये डीवाईएनई डाइन है। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं बेटा, न्यूटन बोलते हैं। और एक न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। अच्छा, किलोग्राम फोर्स क्या होता है कि अगर 1 किलोग्राम बॉडी है तो उस पर अर्थ जितना फोर्स लगाएगी उस हैं केजीएफ, यानी कि इसमें मास 1 हो जाएगा किलोग्राम, और अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 या नियरली 10 ले लेंगे, तो जो अर्थ का वेट का फॉर्मूला होता है mg रखूंगा तो वो 10 न्यूटन के अराउंड आ जाए। तो हम जो सामान लेने जाते हैं ना बेटा कि 1 किलो आलू दे दो, तो एक्चुअल में हम लोग गलत बोलते हैं। हमको बोलना चाहिए 1 किलोग्राम फोर्स आलू दे लो। वो न्यूटन में कितना होगा 1 किलोग्राम आलू, 10 न्यूटन होगा। मास उसका कितना होगा, उसका मास 1 kg होगा। फोर्स या वेट, अर्थ का वेट या अर्थ का फोर्स कितना होगा, 1 किलोग्राम फोर्स होगा। और न्यूटन में कितना होगा, हाँ, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स को केजीएफ हम बोलते हैं एसआई सिस्टम में। वेरी गुड। और डायमेंशन आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल फोर्सेस की बात करूं मैं आप लोगों से, तो ये आप मुझे खुद अच्छे से बता सकते हो कि हम बहुत केजीएफ जो है वो नेगेटिव होगा ना। केजीएफ क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा ना साइन में। साइन में नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स वेट लगता है किस डायरेक्शन में लगता है, डाउनवर्ड, तो -j लिखेंगे हम उसको। गुड। अब अगर हम बात करें कि बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, हमने देखा है जैसे कि मस्कुलर फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, रिएक्शन फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, इलास्टिक फोर्स हो गया, वेट ऑफ द बॉडी हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया। ये बहुत सारी चीजें जो हैं हम 4 बेसिक फोर्सेस के बेसिस पर, चार बेसिक फोर्सेस के बेसिस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं दुनिया भर के तमाम फोर्स को। सबसे पहला हमारा जो फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आप पहले से पढ़ करके आए हो क्लास 9-10 में, जिसको हम निकाल सकते हैं F = -g m1 m2/r²। ये यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब मैंने आपको वेक्टर्स पढ़ाया था तो F = g m1 m2/r² फॉर्मूला तो पढ़ा है, ये तो उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, लेकिन जो उसके डायरेक्शन बताता है वो आर कैप बताता है। आर कैप कौन सा वेक्टर कहलाता है, क्या नाम होता है जिस पर कैप लग जाता है, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर पोजीशन बनाने काम आता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर में यूज करते हैं और एक्चुअल नाम उसका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसी भी वेक्टर को ले लेंगे और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, जी m1 m2 यूनिट वेक्टर, मतलब कोई भी वेक्टर है जो एक्चुअल वेक्टर है वो ले लो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यहाँ r² था, r² और r मल्टीप्लाई होकर के r³ हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में उन्होंने लिखा है। माइनस लगा है, माइनस का मतलब वो हमेशा, यहाँ पे माइनस का मतलब किसी स्पेसिफिक जो पहले से डायरेक्शन हमने सेट कर रखी है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे माइनस का मतलब है कि ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है फोर्स। ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का, प्लस होता तो हम बोलते हैं कि ये रिपल्सिव नेचर का है।
प्रोपेल करता है, रिपल करता है, रिपल्सिव नेचर का है, ठीक है। आर क्या पोजीशन वेक्टर बता रहा है, वो सारी चीज उन्होंने लिखा है, और जी की वैल्यू उन्होंने लिखा है जो आपको पता है। ये बहुत वीक होता है और हमेशा अट्रैक्टिव होता है। उसके बाद बात करें, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, इट एक्ट्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स सिचुएटेड एट एनी डिस्टेंस इन द यूनिवर्स। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आप पढ़ के आए हो कि पूरी दुनिया में किन्हीं भी दो के बीच एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स काम करता है, जो कि पहली बॉडी के मास और दूसरी बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको सॉल्व करके आपने रिलेशन निकाला तो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर्मूला आ गया था। और ये इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ द मीडियम, यानी कि अगर आप पानी के अंदर इन दोनों पार्टिकल्स के ले जाओ, आप किसी गैस के अंदर इन पार्टिकल्स को ले जाओ, आप किसी स्पेस या वैक्यूम में इन दोनों पार्टिकल्स को ले जाओ, ब्लू और ब्लैक वाले को, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स चेंज होने वाला नहीं है, इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ मीडियम की। इसको कहाँ रखते हैं? उसी के अपोजिट अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डिपेंड करता है कि किन मीडियम के बीच हम इन दोनों फोर्सेस को, इन दोनों चार्जेस को रख करके निकाल रहे हैं। वो क्या होता है? क्लास 12 के पहले चैप्टर में एन एप्पल इज फ्रीली फॉलिंग दिखाया गया है, और अर्थ और एप्पल के बीच लगने वाला फोर्स उन्होंने बताया है GMEM अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। और ये प्लस H क्यों लगा है? यहाँ तो आपने H नहीं लगाया अर्थ के केस में, वो हम पढ़ेंगे जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें, तब उसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे उन्होंने देखा कि भैया एक न्यूटन थे, इसके ऊपर सेब गिरता है, और ये उन्होंने इस तरीके से बताया कि सेब गिर करके न्यूटन बाबा ने निकाल लिया F इज इक्वल्स टू ma। बाबा तो चले गए, सिलेबस हमारा बढ़ा गए। बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्टिकल ऑन द अदर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो चार्जेस होते हैं, उन चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बहुत ज्यादा कॉमन है, और ये थोड़ा सा माइन्यूट लेवल पर है, थोड़ा सा छोटे लेवल पर, यानी कि जूम इन करके हमको देखना पड़ेगा चीजों को, तब हमको चार्जेस दिखाई देंगे, पार्टिकल्स दिखाई देंगे, और उनके बीच लगने वाले फोर्स को शायद हम एक्सपीरियंस या उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सके, देख सके। दीज कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यानी कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो ये बहुत सारे फोर्स को एक्सप्लेन करने के काम में आता है। कौन से बहुत सारे फोर्स? जैसे कि हम फ्रिक्शन फोर्स की बात कर ले रहे हैं, या न्यूक्लियर फोर्स की बात कर ले रहे हैं, तो बहुत सारे टेंशन फोर्स की बात कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करने के काम आता है। तो जितने भी ये टेंशन फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, वो सब के सब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से लगता है। तो अगर हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स समझ लेंगे बेटा, तो हम ये सारे जो फोर्सेस हम देखते हैं, टेंशन का फोर्स और फ्रिक्शन का फोर्स, वो हम समझ लेंगे। अब बहुत ज्यादा अभी इसके बारे में बात नहीं करें। दीज आर लॉन्ग रेंजेस फोर्सेस, ये भी बहुत बड़ी बड़ी दूरी तक ये एक्ट करते हैं, काम करते हैं। These depend on the nature of the medium between the charged particles। दोनों चार्ज पार्टिकल्स की बात करें हम, तो उनके बीच हवा है, उनके बीच पानी है, उनके बीच वैक्यूम है। क्या है इन दो पार्टिकल्स के बीच? उस पर डिपेंड करता है आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जितने भी मैक्रोस्कोपिक फोर्स हो गए, ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ करके जितने भी फोर्स हो गए, उसमें पुश हो या पुल हो, अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, कॉन्टैक्ट्स के जरिए जितने भी लगने वाले फोर्सेस हैं, पुश हो चाहे पुल हो, वो सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से ही होते हैं, जो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। जैसे कि टेंशन इन रोप, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है। नॉर्मल रिएक्शन या मस्कुलर फोर्स हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होते हैं। डिफॉर्म्ड स्प्रिंग है, और ये सब के सब क्या है भाई? ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये मैनिफेस्टेशन होते हैं, उनका रियल लाइफ एप्लीकेशन होते हैं, वो इस तरीके से मैनिफेस्ट होते हैं, इस तरीके से अपीयर होते हैं, इस तरीके से एक्ट करते हैं। अब उसके बाद हम बात करें न्यूक्लियर फोर्स की, तो भैया जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। और ये कहाँ लगता है? किन्हीं पार्टिकल्स या किसी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उन न्यूक्लियस में जो लगने वाले फोर्सेस होते हैं उसको हम, जैसे कि इन्होंने बोला कि भैया देखो यहाँ पे डी जो है न्यूट्रॉन है, और यहाँ पर जो आपका
ये वाला जो U है वो प्रोटॉन है। तो इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले जो फोर्सेस हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले फोर्सेस हैं, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले फोर्सेस हैं, ये सारे फोर्स कहलाएंगे न्यूक्लियस फोर्सेस। समझ में आ रही क्या बात आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, लार्ज Yes, क्या sir. होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, इतना स्ट्रांग होते हैं, इतना स्ट्रांग होते हैं कि अगर यूरेनियम न्यूक्लियस को फोड़ दिया जाए तो बन जाता है कौन सा बॉम्ब? Nucleus bomb. न्यूक्लियर कहाँ पे गिरा था एटॉमिक बॉम्ब? हिरोशिमा इतना स्ट्रांग फोर्स होता है कि यूरेनियम न्यूक्लियस को अगर हम तोड़ दें या इन्फ्यूज कर दें, न्यूक्लियर फोर्स का रोल है उसमें, तो ये बन जाता है कुछ इस तरीके से, इतना ज्यादा कि पूरा का पूरा एक शहर तबाह कर देता है। ठीक है, लार्ज इलेक्ट्रिक रिपल्शन होता है प्रोटॉन्स के बीच। रेडियो एक्टिविटी में हम इस न्यूक्लियर फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है, फिजन हो गया, फ्यूजन हो गया, ये सारे के सारे जो है अनबैलेंस फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, और वहां पे काम करता है। इट एक्ट्स विद इन द न्यूक्लियस दैट अप टू वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटी सी डिस्टेंस में ये काम करता है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा सा साइज का होता है, इस वजह से जो उसका रेंज है बहुत छोटा है। जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे तो बहुत मजा आएगा, इसमें बहुत मजा आएगा। वीक फोर्स की बात करें कि ये जो एक्ट करता है दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में, जैसे कि इट्स अंडर इट्स एक्शन एंड न्यूट्रॉन कैन चेंज इनटू अ प्रोटॉन emitting an electron and a particle called antineutrino। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग तो होता है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर कुछ वीक फोर्सेस भी लगते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप की एलिमेंट्री पार्टिकल्स इमर्ज होते हैं, जिसके बारे में अभी हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं? जो कांटेक्ट के जरिए लगे, जब आप कांटेक्ट करो तभी लग सकते हैं, जब आप टच करो या दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आए, टच में आए तभी। अगर टच में नहीं आएंगे तो वो कांटेक्ट फोर्स नहीं होगी। जो मैग्नेटिक फोर्स है, दो मैग्नेट के पोल्स के बीच लगता है, वो कांटेक्ट फोर्स है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट Contact force. ग्रेविटेशनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट Contact force. फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, कांटेक्ट है कि नॉन कांटेक्ट है? कॉन्टैक्ट इसको हम कांटेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक एग्जांपल है किसका? कांटेक्ट फोर्स का, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर मैं बॉक्स रख रहा हूं या बॉडी रख रहा हूं, तो होगा क्या कि ये बॉडी जो है अर्थ इसको खींचेगी नीचे mg के फोर्स से, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी या एक्शन फोर्स लगाएगी इस सरफेस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि भैया अगर तुम मेरे ऊपर एक्शन फोर्स लगा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे ऊपर रिएक्शन फोर्स इक्वल लगाऊंगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा। तो यहाँ पर N1 आपको दिख रहा है, एक N1 लग रहा है, ये किस पर लग रहा है? सरफेस पर लग रहा है कि ऑब्जेक्ट पर लग रहा है? सरफेस पर। और ये वाला जो N1 लग रहा है वो सरफेस पे लग रहा है कि ऑब्जेक्ट पर लग रहा है? ऑब्जेक्ट तो सरफेस ऑब्जेक्ट में लगाया, सरफेस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में सरफेस पर लग रहा है फोर्स, और सरफेस ने लगाया ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन लोग थोड़ा गलत समझते हैं और आज हम उसको थोड़ा सही समझेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि फोर्सेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, करेक्ट? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? Equal. और जो फोर्सेस होते हैं वो किस डायरेक्शन में लगते हैं? सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? Opposite direction. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सेम बॉडी पे लगते हैं कि डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं? Different body. हाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है बेटा वो डिफरेंट बॉडी पर लगता है। अब उसी तरीके से यहाँ एक चीज से समझा रहे हैं कि भाई देखो हो क्या रहा है कि जो रेड वाला फोर्स है ये ऑब्जेक्ट का वेट है और ये हमेशा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड लगेगा। जो Fn है ब्लू वाला फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स है और वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो जैसे जैसे सरफेस जाता जा रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए बढ़ता जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. तो अब क्या हुआ कि जो वेट है वो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कुछ ना कुछ।
क्या आएगा पता नहीं। लेकिन जब हमने इसको टेढ़ा कर दिया, जब हमने इसको थोड़ा इंक्लाइंड कर दिया, तो वेट तो लगेगा नीचे की डायरेक्शन में mg, रिएक्शन फोर्स लगेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर। रिएक्शन फोर्स अभी हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीजें इसके अंदर। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, जो नेट फोर्स लगेगा, वो इन्हीं दोनों वेक्टर्स के किसी न किसी बिटवीन पॉइंट से होता हुआ लगेगा। तो इन दोनों के बिटवीन पॉइंट से होता हुआ ये फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्या होगी, आगे की तरफ खिसक करके गिर जाएगी। ऐसा ही होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये अब आपको समझ में आया कि एक्चुअल में हो क्यों रहा है। ये बॉडी, अगर मेरे पास एक ये है, एक प्लेन है यहाँ पर, और मेरे पास यहाँ पर ये प्लेन पे ऐसे एक मैंने वो रख दिया है, ठीक है। अब जब मैंने इसको रख दिया तो हुआ क्या, दिख रहा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इस चार्जर का जो अडेप्टर है, इसका एक रिएक्शन फोर्स नीचे की तरफ ये एक्शन फोर्स लगाएगा इस प्लेन पर, बोर्ड पर, और बोर्ड लगाएगा इस चार्जर पर अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स। और जब मैं इसको टेढ़ा करूंगा तो इसका वेट जो है अभी भी नीचे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड में लग रहा है, लेकिन जो रिएक्शन फोर्स है वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे डायरेक्शन में लग रहा है, और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं बीच में लगेगा, तो ये रिजल्टेंट फोर्स की वजह से ऐसे नीचे की तरफ इधर गिर जाएगा। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, इस sir. तरीके से Yes, जब आप sir. किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हो तो वो इस तरीके से रिएक्ट करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि टेबल को प्रेस कर रहे हैं, हेयर टेबल प्रेसेस द अर्थ। ये टेबल है और ये टेबल क्या कर रही है, अर्थ को प्रेस कर रही है। तो नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय 4 लेग्स ऑफ द टेबल ऑन द अर्थ आर शोन। तो ये टेबल है, टेबल के 4 लेग होते हैं, और ये चारों लेग क्या लगाएंगे, इस ग्राउंड पर नॉर्मल एक्शन फोर्स लगाएंगे। ये नॉर्मल एक्शन फोर्स, नॉर्मल एक्शन फोर्स, नॉर्मल एक्शन फोर्स, नॉर्मल एक्शन फोर्स ऐसे लगेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा तो मैं पहले ग्राउंड अच्छे समझ। ये है ग्राउंड, ये है अर्थ, ये है फ्लोर। इस फ्लोर पे रख दिया मैंने क्या, इस फ्लोर पे रख दिया एक टेबल। ठीक है, एक टेबल मैंने ऐसे रखा। ठीक है, अब ये टेबल पर क्या होगा, ये फोर्स लगाएगा, एक्शन फोर्स नीचे की तरफ, फोर्स लगाएगा, एक्शन फोर्स नीचे की तरफ। तो ये ग्राउंड भी क्या करेगा, ये ग्राउंड भी क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, रिएक्शन फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, रिएक्शन फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। करेक्ट है बात? Yes, sir. अब एक लड़का पुश कर रहा है फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, यहाँ पे दिखाया गया है। तो हुआ क्या, लड़के ने लगाया इस पर एक्शन फोर्स ब्लॉक पर, तो ब्लॉक लगाएगा लड़के पर रिएक्शन फोर्स ऑन द। और ये किस टाइप का है इंटरेक्शन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन फोर्स है, क्योंकि जितने भी आपने कांटेक्ट फोर्स पढ़े हैं वो सब के सब किसके बेसिस पर होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के बेसिस पर होते हैं। कैसे होते हैं, अभी उतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं पढ़ना। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. चलो, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो, बताओ। ठीक है, तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसको अभी मत जानो, बस इतना जानो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ठीक, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। अभी तो हमने बताया कि अरे सर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, सर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, एक्सर्टेड फोर्स है। ये सारे फोर्स इतने ज्यादा से हमको बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम को कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो हमारे एनालिसिस को बहुत आसान बना देता है। जब हमको बहुत सारे फोर्सेस पता चल जाएं तो हम किसी एक बॉडी को पकड़ करके उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं, और ब्लॉक डायग्राम का यूज करके जब हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे डायग्राम को फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। अब उन फोर्सेस का जो नेट फोर्स आ रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, वो क्या होगा अगर वो रेस्ट में है तो, और अगर उन फोर्सेस का, सारे फोर्सेस का जो नेट फोर्स आ रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। जो कॉमन फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे मैकेनिक्स में, ये पूरा चैप्टर कैनेमेटिक्स का है, मैकेनिक्स का है, उसमें आपको वेट फोर्स के बारे में, नॉर्मल फोर्स के बारे में, टेंशन फोर्स के बारे में, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, और इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स के बारे में डील करना पड़ेगा। इन्हीं 5 कॉमन फोर्सेस के बारे में ज्यादातर हम डील करेंगे। इन्हीं 5 फोर्स के बेसिस पर बहुत सारे आपके क्वेश्चंस अराइज होंगे। सबसे पहला आ जाता है हमारा वेट। तो वेट आप अगर अर्थ पर हो, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लगता है, mg लगता है। ठीक है,
अब क्या बोला इन्होंने कि अगर हम वेट की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है mg, और ये डायरेक्ट होता है टुवर्ड्स कहां पर, अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, बात सही है। तो अगर आप अर्थ पर हो और अर्थ के सरफेस पर आप लगा रहे हो नीचे की तरफ mg फोर्स, अर्थ आपको खींच रही है और आपके दोनों पैर के थ्रू उस खिंचाव का, उस पुल का, फोर्स का एक्शन लग रहा है नीचे की तरफ, तो इन दोनों पैर की मदद से इन दोनों पैर पर रिएक्शन फोर्स लगेगा, किधर, ऊपर की तरफ। करेक्ट है बात क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर आपके पैर दो हैं और मान लेते हैं कि हम यहाँ पर 10 न्यूटन नहीं मानते हैं, एक लड़का है जो कि है, कह सकते हो 80 न्यूटन का लड़का 80 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ये नीचे की तरफ, तो यहाँ पर एक्शन फोर्स लगेगा, और इन एक्शन फोर्सेस की मदद से ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लगेगा। ये दोनों का मिला करके अपवर्ड फोर्स और ये जो नीचे की तरफ लग रहा है 80 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होंगे। करेक्ट है बात क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये दोनों फोर्सेस का जो दोनों फोर्सेस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ n मिलकर के 2n हो जाएगा, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स 80 न्यूटन हो जाएगा। तो n नाम लेकर के मैं r नाम ले रहा हूँ, r हो जाएगा, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 80 न्यूटन हो जाएगा। तो एक पैर पर कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ पर, 40 Newton. दूसरे पैर पर कितना लग रहा है, 40 Newton. टोटल ऊपर 40 फोर्स 80 न्यूटन, टोटल नीचे फोर्स 80 न्यूटन। तो नेट फोर्स टोटल कितना हो गया इस पर्सन के ऊपर, इस फोर्स पर 80 न्यूटन, हाँ, और टोटल ऊपर की तरफ फोर्स कितना 80 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0. तो इस वजह से ये लड़का ऊपर या नीचे की तरफ जाते हुए नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि इसके जो वर्टिकल मोशन हो रहा है, वर्टिकल एक्सिस है, उसमें नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स 0 नहीं होता तो या तो ये आपको ऊपर हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता या तो जमीन में नीचे धंसता हुआ दिखाई देता। बात समझ में आई क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसको धंसा दें अर्थ में, चलो अभी धंसाते हैं इसको। अब हम बात करेंगे बहुत सारे फोर्सेस की। अब यहाँ पे शो द ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जा रही है जिसको आपको रिजॉल्व करना है। कैसे रिजॉल्व करना है? उन्होंने कहा भाई एक गाड़ी है जिसका नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स जो है बेटा, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशन, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स जो है mg है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वेव फोर्स को रिजॉल्व करेंगे इस इंक्लाइंड प्लेन के बेसिस पर। कैसे रिजॉल्व करेंगे? ये आप पहले भी कर चुके हो, लेकिन आज आप फिर कर रहे हो रिजॉल्व करना फोर्सेस को। कैसे रिजॉल्व करेंगे? अगर हम बात कर रहे हैं कि फोर्स है और इसको हमको रिजॉल्व करना है तो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? ठीक है, देखो कैसे रिजॉल्व। एक यहाँ पर प्लेन है, इस प्लेन पर टेढ़ा प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, उस पर एक गाड़ी है और ये जो गाड़ी है उसका वेट हमेशा नीचे की तरफ, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा नीचे की तरफ परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड लगता है, कितना mg। बात समझ में आई क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताना है हमको, हाँ बेटा वेरी गुड। अब हमको बताना है कि इसके जो दो कंपोनेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। एक कंपोनेंट तो इस प्लेन की लाइन में के पैरेलल या प्लेन की लाइन के अलोंग बोल लो, और दूसरा कंपोनेंट बोल लो प्लेन से परपेंडिकुलर बोल लो। ये दो रेड वाले इसके रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस। दो हिस्सों में, दो पार्ट में, दो यूनिट्स में, दो हिस्सों में बांटेंगे हम इसको। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. एक्स एक्सिस टेढ़ा कर लो कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस अब टेढ़ा हो चुका है और हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस टेढ़ा हो चुका, वर्टिकल वाई एक्सिस टेढ़ा हो चुका है। तो इस वजह से हमने इसको दो पार्ट्स में बांट दिया, एक हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट, एक वर्टिकल वाला पार्ट। अब आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब आप क्या ध्यान दोगे कि कुछ इस तरीके से प्लेन था और ये mg कुछ इस तरीके से लग रहा था। अगर ये एंगल थीटा हुआ बेटा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 minus theta. 90 90 minus theta.
तो अब फिर से ध्यान दो, 90 अगर ये परपेंडिकुलर mg फोर्स हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा पर है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg cos 90 वो minus सर जिसके mg साथ cos वो 90 एंगल माइनस बनाता है, वेरी गुड, जिसके साथ वो एंगल बनाता है, तो सबसे पहले आपको वही सेम चीज लिखनी है और साथ में कॉस लगाना है और 90 माइनस थीटा जो एंगल था वो लिख देना। और जो परपेंडिकुलर वाला है उसकी अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे? mg mg 90 minus mg sin 90 अब माइनस आपको पता है सारे स्टूडेंट्स को कि साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है? cos आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है? sin sin theta आपने इन फोर्सेस को दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट्स में बांट दिया, दो कंपोनेंट्स बांट दिया। एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा mg sin थीटा जो अभी आपने बनाया, और वर्टिकल हो जाएगा mg cos थीटा जो अभी आपने बनाया। करेक्ट है बात यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। अब उसके बाद दूसरा नॉर्मल sir. रिएक्शन फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे समझना है। Whenever two surfaces are in contact, जब भी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं, they press each other by a force called contact force. दोनों एक दूसरे को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, एक फोर्स जो कि कांटेक्ट फोर्स होता है। The component of the contact force perpendicular to the surface is called normal reaction force. तो जब भी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को दबाते हो, मैं दबा रहा हूं ऐसे, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, दो पार्ट होगा, दो हिस्सा होगा। एक फोर्स इस लाइन के, इस प्लेन के हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट में जाएगा जो कि इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx कहलाएगा, और एक इसका परपेंडिकुलर में जाएगा जो कि इसका प्लेन का परपेंडिकुलर में जाएगा। तो जब आपने इसको जमीन पर कुछ इस तरीके से दबाया तो आपने दो फोर्स देखा, एक हॉरिजॉन्टल देखा कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये जो फोर्स F लगा रहा है, ये फोर्स परपेंडिकुलरली Fy फोर्स लगा रहा है किस पर? ग्राउंड पर कि ऑब्जेक्ट पर? ग्राउंड ग्राउंड भी रिटेलिएट करेगा, गुस्साएगा और कहेगा मैं भी लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर। कितना? एग्जैक्ट सेम फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ आई क्या? यस सर Yes, sir. yes sir और यही जो परपेंडिकुलर फोर्स इसने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। करेक्ट है क्या बात? यस सर। yes sir अब अगर मैं कह दूं कि मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं और इस अर्थ इस पर फोर्स लगा रही है mg डाउनवर्ड, तो अर्थ ने सरफेस पर लगाया mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सरफेस भी अर्थ पर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन सेम अपवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आई क्या? Yes, समझ में आई sir. क्या बात? यस सर। तो जो Sir, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ? mg हो जाएगा। करेक्ट है बात यहाँ तक? यस यस सर। sir हाँ, देखो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। ये दिखाया कि देखो ऊपर की तरफ सरफेस लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर, सॉरी ये ग्राउंड लगा रहा है मैन के ऊपर, ये वाला कि मैन लगा रहा है ग्राउंड के ऊपर, ये जो बनाया है अपवर्ड डायरेक्शन में। Ground लगा रहा है मैंने के लिए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और जो रिएक्शन फोर्स है ये कौन लगा रहा है? ग्राउंड लगा रहा है, मैन लगा रहा है ग्राउंड पर कि ग्राउंड लगा रहा है मैन पर? Ground ग्राउंड पे हाँ, ये मैन लगा रहा है ग्राउंड पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ग्राउंड लगा रहा है मैन पर अपवर्ड डायरेक्शन पे। ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन के इक्वल हैं, ठीक है। अब एक ऐसे ऑब्जेक्ट रखी हुई है, एक स्लैब था, स्लैब को मैंने ऐसे रखा। अब स्लैब जो है कांटेक्ट में है ग्राउंड से भी, स्लैब जो है कांटेक्ट में है वॉल से भी। अब वॉल जो लगाएगा रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ Na लगाएगा, और सॉरी ये ग्राउंड जो लगाएगा फोर्स परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ Na लगाएगा, और जो वॉल लगाएगा वो भी परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स लगाएगा राइट की तरफ Nb लगाएगा। करेक्ट है क्या बात यहाँ तक? यस सर Yes, sir. yes sir जब भी किसी भी sir. सरफेस के टच में आओगे आप तो वो सरफेस क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और नॉर्मल नाम लिखा गया है तो मतलब वो सरफेस से कितना एंगल बनाएगा?
90 90 डिग्री। सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पे उसी तरीके से देखो कि ये सरफेस है, सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 90 डिग्री पे यहाँ लग गया, और यहाँ सरफेस है, ये भी 90 डिग्री से सरफेस पर कुछ इस तरीके से, इस पॉइंट का, किसी पॉइंट का नॉर्मल फोर्स कुछ इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर दिया कि ये 90 डिग्री पर लग गया। बात समझ में आई क्या? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ठीक ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक और इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, पढ़ो। नॉर्मल फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उससे परपेंडिकुलर है। भाई यहाँ पे ग्राउंड के से परपेंडिकुलर बन गया, यहाँ पे तो एक पॉइंट है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई सरफेस नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है तो किससे परपेंडिकुलर बनेगा? जो ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस से परपेंडिकुलर बनेगा। करेक्ट है क्या बात यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब यहाँ देखो भाई, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्राउंड से परपेंडिकुलर, ग्राउंड से 90 डिग्री पर यहाँ बन रहा है। अच्छा, और यहाँ पे देखें तो एक पॉइंट है, पॉइंट से, किसी पॉइंट से 90 डिग्री बन सकता है क्या? पॉइंट से 90 डिग्री बन सकता है क्या? मैं इधर बना दूं, इधर बना दूं, इधर बना दूं, पॉइंट से कोई भी एंगल आप 90 डिग्री पे नहीं बता नहीं बना सकते हो। सकते हैं। तो अब हम किससे बनाएंगे परपेंडिकुलर? जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट का सरफेस है उससे बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर जो दूसरा रिएक्शन फोर्स है एनबी आपने लगा दिया। नहीं समझ में आई क्या बात? No, sir. नहीं आई तो बताओ, मैं फिर से समझाऊं। सर कर Yes, दो sir. एक बार रिपीट। हाँ चलो, वेरी गुड। यही पूछ रहा हूँ कि भाई एक ऐसे सीढ़ी है, सीढ़ी पर मैंने ऐसे रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमको ग्राउंड तो मिल गया और इससे परपेंडिकुलर मैंने ऐसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बना दिया, क्या? एनपी 90 डिग्री। अब मैं कह रहा हूं यहाँ पर ये जो टच कर रहा है, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऐसे टच कर रही है यहाँ पर, तो ये पॉइंट से 90 डिग्री नहीं बन पाता है। पॉइंट से कभी भी आप एंगल 90 डिग्री नहीं बना पाओगे, क्योंकि पॉइंट से कोई मेजरमेंट करने के लिए कोई लाइन ही नहीं है कि आप बना पाओ 90 डिग्री। तो जब आप इस पॉइंट से, इस ग्राउंड से नहीं बना पा रहे हो, तो आप क्या करो, जो ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस से 90 बनाओ। तो मैंने ऑब्जेक्ट के सरफेस से 90 बनाया, तो ऑब्जेक्ट के सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर ये दूसरा रिएक्शन फोर्स Na लग गया। अब अगर मैं ऐसे बोल दूं, एक ऑब्जेक्ट है जो इस सरफेस के अंदर है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट जो है, नहीं, और ऑब्जेक्ट जो है कुछ सरफेस के अंदर है ऐसे, और ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरीके से है। अब मैं कह रहा हूं यहाँ पे टच कर रहा है ना बेटा, Yes, sir. तो इस जो नोक है, जो पॉइंट है, उस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बनाओ। नॉर्मल के लिए चाहिए 90 डिग्री, करेक्ट? Yes, sir. लेकिन Yes, इस sir. पॉइंट पर तो 90 बना ही नहीं सकता, क्योंकि किसी पॉइंट से 90 डिग्री, आप बोल दो इसको 90, इसको बोल दो 90, इसको बोल दो 90, किसी पॉइंट पर, अगर ये पॉइंट है, इस पे मैं बोल दूं ये 90 है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट से बना ही नहीं सकता। इस पॉइंट पे मैं बोल दूं ये 90 है, तो किसी पॉइंट पे 90 मैं बना ही नहीं सकता। ये पॉइंट है, मैं बोल दूं ये पॉइंट से 90 है, पॉइंट से 90 डिग्री एंगल आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि वहां से आप मेजर ही नहीं कर सकते। तब किससे करूं मैं? किसके किसके परपेंडिकुलर रखूं? इस सर्कल के परपेंडिकुलर रखूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. सर्कल के परपेंडिकुलर Na, यहाँ पर क्या पॉइंट के परपेंडिकुलर बना सकते हो क्या? No, sir. No, sir. किसके परपेंडिकुलर बनाओगे? Circle. Body. सर्कल के Yes, परपेंडिकुलर। sir. यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के परपेंडिकुलर नहीं बना सकते, सर्कल के परपेंडिकुलर बनाओ। पॉइंट है, पॉइंट के परपेंडिकुलर नहीं बना सकते, सर्कल के परपेंडिकुलर। पॉइंट के परपेंडिकुलर नहीं बना सकते, सर्कल के परपेंडिकुलर। समझ में आई क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. Clear है। हाँ, नॉर्मल Yes, sir. रिएक्शन इज ए पुशिंग फोर्स। ये हमेशा पुश करता है, धक्का देता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है? पुश करता है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जब आप पुश करोगे तो ये आपको उल्टा पुश करेगा, तो हमेशा ये पुशिंग करता है, धक्का देता है। ये इसको धक्का दे रहा है, भागो यहाँ से, इधर से। ये वाला भी धक्का दे रहा है, भागो इधर से, यहाँ से। ये भी इसको धक्का दे रहा है, चलो निकलो यहाँ से। धक्का दे रहा है, चलो निकलो यहाँ से। ये भी इसको धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है।
इफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट कैन नॉट बी ड्रॉन, अगर परपेंडिकुलर नहीं बना पा रहे हो तो किसके, तो सरफेस ऑफ द बॉडी से परपेंडिकुलर बनाओ, जैसे यहाँ पे अभी मैंने समझा। इस पॉइंट पे बना पा रहे हैं क्या हम लोग परपेंडिकुलर कि नहीं बना पा रहे हैं? नो इस सर। पॉइंट से बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं हम लोग? नो सर। No, अब sir. किसके परपेंडिकुलर बनाया आपने, क्या सर्कल के परपेंडिकुलर बनाया? हाँ, Yes, sir. यस सर। यानी कि जब आप नहीं बना पाओ तब किसके परपेंडिकुलर बनाओगे? सर्कल या जो भी Circle सरफेस के परपेंडिकुलर। करेक्ट है क्या बात यहाँ तक? Yes, sir. अगर दोनों ही नहीं बन पा रहा है, इफ नाइदर कैन बी डन, पहला काम तो करो उस ग्राउंड के परपेंडिकुलर बनाओ, नहीं बन पा रहा है सर, चलो दूसरा काम ये करो सरफेस के जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर बनाओ, नहीं बन पा रहा है सर, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में आप देखो कि यहाँ पे ये ऐसे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ एक ऐसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसके टच में आ रहा कॉन्टेक्ट, तब इस केस में क्या करेंगे, हम दो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बनाएंगे। और वो दो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन से होंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बनेगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन। तो बोला है कि इफ नाइदर कैन बी डन नॉर्मल फोर्स हैज टू बी ड्रॉन एज टू कंपोनेंट, दो हिस्सा, दो कंपोनेंट्स बनाना पड़ेगा, एक आपको एक्स डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा और एक आपको वाई डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। करेक्ट है बात? Yes, sir. Remember, there is Yes, no sir. relation between the forces acting along the x and y direction. They are independent. यानी nx वाला independent है, ny वाला बढ़ाओ घटाओ कोई लेना देना नहीं है nx से, और ny का कोई लेना देना नहीं है nx से, nx घटाओ बढ़ाओ कुछ भी करो कोई भी लेना देना नहीं है ny से, दोनों क्या है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। करेक्ट है बात यहाँ तक? Yes, sir. The number of normal forces acting on a body depends Yes, on sir. the number of points. अब बात बोला है कि जो नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्सेज हैं वो इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि कौन कौन सा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कौन कौन सा टचिंग हो रहा है, जहां जहां टच कर रहा है वहां वहां करे। यहाँ पे दो जगह टच कर रहा था तो एक जगह यहाँ बना यहाँ बना, यहाँ पे भी दो जगह टच कर रहा था एक जगह यहाँ बना यहाँ बना, यहाँ पे भी दो जगह टच कर रहा था एक जगह यहाँ बना एक जगह, यहाँ पर 1 2 3 4 5 जगह टच कर रहा था 5 बना, यहाँ पर 1 2 बना, यहाँ पर एक ही जगह टच कर रहा था लेकिन हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे, ना उस पॉइंट पर ना उस कर्व पर डिटरमाइन कर पा रहे थे। तो हमने क्या किया ऐसे केस में, टू कंपोनेंट्स में दो डिवाइड। कंपोनेंट्स, Two किस किस components. डायरेक्शन में, X and एक्स Y. वाई। X and Y. X and वाई डायरेक्शन। चलो बहुत अच्छा। अब एक ये ऑब्जेक्ट रखा है, इस पे हम सारे फोर्सेस लगाकर इसका एफबीडी बनाएंगे। ऑब्जेक्ट रखा है, ये लगाएगा अर्थ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्शन फोर्स mg, और अर्थ लगाएगी कहां पर, अर्थ लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल। सर आप हमेशा जरूरी नहीं है कि ये दोनों हमेशा बराबर हो, ठीक है। अभी देखा जाए तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, n इज इक्वल्स टू mg। क्यों बराबर है, क्या इसका ऊपर नीचे कहीं मोशन हो रहा है कि ऊपर नीचे मोशन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है सर। तो अगर नहीं हो रहा है तो टोटल ऊपर का फोर्स इक्वल्स टू टोटल नीचे का फोर्स। करेक्ट है बात? Yes, sir. यस सर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है कैपिटल, जिसका मास है कैपिटल M, और उसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m। अब इन दोनों का टोटल मास जो है, दोनों का टोटल मिला के मास लग रहा है, वो अर्थ पर कितना लग रहा है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है कैपिटल M, ये दूसरी ऑब्जेक्ट है, इसका मास है, इन दोनों का मिला के टोटल मास हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m। जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स वेट मिल जाएगा। सही है बात क्या? Yes, sir. यस। तो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना मिल जाएगा, कैपिटल N मिल जाएगा। करेक्ट है बात? Yes, sir. कहीं ऊपर नीचे मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का कि ऊपर नीचे मोशन नहीं हो रहा है? सर नहीं हो रहा है। नो सर। टोटल ऊपर वाला नहीं हो फोर्स N इज इक्वल्स टू टोटल नीचे वाला फोर्स M प्लस स्मॉल m g। करेक्ट बात लिखा क्या मैंने? Yes. यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes. अच्छा,
अब वापस से बनाओ ऑब्जेक्ट कैपिटल एम और छोटी वाली ऑब्जेक्ट स्मॉल एम। अब छोटी वाली ऑब्जेक्ट जो है वो बड़े वाले ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी mg, और जो बड़ी वाली ऑब्जेक्ट का सरफेस है वो भी छोटी वाली ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, क्या, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n1। बात समझ आई क्या कि नहीं समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. अब ये Yes, क्या sir. छोटी वाली ऑब्जेक्ट बताओ ऊपर नीचे मूव कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। नहीं कर रही। नहीं कर रही। इस छोटी वाली ऑब्जेक्ट पर लगने वाला टोटल ऊपर वाला फोर्स n1 और छोटी वाली ऑब्जेक्ट पर टोटल नीचे लगने वाला फोर्स mg बराबर होगा। बात समझ में आई क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ। अब बड़े वाले ऑब्जेक्ट पे ध्यान दो। अब बड़े वाले ऑब्जेक्ट पे अगर ध्यान देंगे तो बड़े वाले ऑब्जेक्ट पर उसका खुद का वेट कैपिटल mg नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, और ऊपर से छोटी वाली छुटकू ऑब्जेक्ट है वो भी ऊपर से फोर्स लगा रही है इस पर, अभी जो मैंने बनाया था ये, इसके ऊपर से फोर्स लगा रही है कितना, स्मॉल mg नीचे की तरफ। करेक्ट है? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. तो अब हमने देखा कि क्या बड़ी वाली ऑब्जेक्ट सरफेस पर ग्राउंड पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है mg, तो ग्राउंड भी ग्राउंड भी इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा देगा n2। करेक्ट है बात? Yes, Yes, sir. sir. अब जो छोटी Sir. वाली ऑब्जेक्ट थी स्मॉल mg वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, तो ये हाँ नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है इसके ऊपर। तो बस अब हमको और कुछ ध्यान नहीं देना है, अब हमको बस यही चीज देखना है कि इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगे थे। शुरू से फिर से बता दूं क्या? ये समझ में आ गया? आ सर, गया समझ- सर। अब बताओ क्या आगे ये से- ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे मूव कर रही है कि रुकी हुई है? रुकी हुई है। सर रुकिए। रुकी हुई है। इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है टोटल अपवर्ड डायरेक्शन में? Sir, N2. N2. नीचे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? mg। Sir, mg. G. Capital mg and small mg. हाँ, कैपिटल mg और Sir, स्मॉल small mg, ये mg. दो फोर्सेस। हाँ, बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो आपने छोटी वाले ऑब्जेक्ट पर सारे फोर्स का एनालिसिस किया, फिर आपने बड़ी वाले ऑब्जेक्ट पर सारे फोर्स का एनालिसिस किया, और यहाँ पे आपने किया, यहाँ पे दोनों को एक ऑब्जेक्ट मान करके, एक सिस्टम मान करके एनालिसिस किया। हो जाएगा एनालिसिस ऐसे? Yes, sir. किसी को कोई Yes, sir. डाउट है क्या, कोई दिक्कत है, परेशानी है क्या यहाँ तक? No, sir. No, sir. चलो, No, very sir. good, ठीक। अब ये वही से वापस फिर वही चीज आ गई। अच्छा, एक और चीज देखो, यहाँ पे एक और चीज देखो कि एक ऑब्जेक्ट थी m1 जिसका मास था m1, और एक बड़ी वाली ऑब्जेक्ट थी m2, और ये दोनों ग्राउंड पे रखे हुए थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि बड़े वाले छोटे वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया गया राइट साइड में F1। करेक्ट है बात यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. बड़े वाले फोर्स को मैं पकड़ता हूँ, छोटे वाले ऑब्जेक्ट को मैं पकड़ता हूँ, और होगा क्या कि छोटा वाला फोर्स पर सारे फोर्सेस लगाता हूँ। तो एक तो राइट साइड में लगाएगा F1 जो हम लगा रहे हैं, और M1 लगाएगा कोई रिएक्शन एक्शन फोर्स N1 राइट साइड में, तो M2 लगाएगा इस पर अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स N1। सही है क्या बात यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इधर से ये M2 बड़ा वाला धक्का दे रहा है कितना, लेफ्ट साइड में N1। सही है बात? Yes, sir. Yes, sir. और M1 का अपना खुद का वेट भी होगा नीचे की तरफ M1g, और ग्राउंड इसके ऊपर लगाएगा रिएक्शन फोर्स N2। सही है क्या बात? Okay, sir. Yes, sir. तो हम इसमें नीचे की तरफ लग रहा है एक फोर्स M1g, और ग्राउंड इसके ऊपर लगा रहा है ऊपर एक फोर्स N2। बना लिया क्या हमने सारा डायग्राम? Yes, sir. तो अब बताओ Yes, आप sir. लोग बड़े वाले फोर्स M2 पर राइट साइड में फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि कितना लग रहा है? N1 लग रहा है सर। कौन लगा रहा है? M1 ब्लॉक
सर M M1 M2 पर अर्थ लगा रही है क्या कुछ फोर्स? Yes, sir. कितना? सर M2 G yes sir और उसका एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा क्या? यस सर yes sir बात समझ सर में आई? N3 हाँ, बात समझ में आई आप लोग को? ये फोर्सेस लगेंगे। यस सर हाँ, yes sir ठीक है। yes sir अब हुआ क्या मामला, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है। अब आप देखोगे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, और मूव करने वाला केस अभी नहीं पढ़ाएंगे, मूविंग केस अभी थोड़ी देर नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाएंगे। तो आपको डायग्राम बनाना आ गया कि नहीं आया? सर आ गया फ्री बॉडी आ गया। चलो ठीक है। तो अब आपको पता आ गया कि भाई नीचे की तरफ लगेगा फोर्स, ऊपर की तरफ लगेगा रिएक्शन फोर्स। अच्छा, हमेशा बराबर नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। सर आगे टेंशन फोर्स, अरे बिल्कुल आ तो गया टेंशन फोर्स, बिल्कुल टेंशन फोर्स भी पढ़ेंगे हम। अब ये क्या है कि भाई बहुत प्रैक्टिकल होता है कि हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग की मदद से खींचते हैं या पुश करते हैं या पुल करते हैं। इससे आइडिया लग जाता है कि पुल कैन नॉट पुश। ठीक है, हमको इससे पता चल जाता है कि कोई भी स्ट्रिंग जो है, कभी भी धागा में कोई भी ऑब्जेक्ट बांध करके पुश नहीं करके, पुश करके हम कभी भी उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा? पुल करना पड़ेगा, पीछे की तरफ खींचना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, तभी ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी? मूव करेगी। ये बात तो सभी को पता है कि नहीं पता है भाई? हाँ बेटा, yes sir Yes, sir. किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है? नो सर। अब देखो हुआ क्या कि द फोर्स ऑफ टेंशन, अब जो टेंशन की हम बात करें, वो किसी भी बॉडी पर एक्ट करता है हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स एक्ट करता है बेटा, वो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी एक्ट करता है। ठीक है बेटा, देखो क्या होता है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट लिया और इसमें एक रस्सी बांध दिया, तो और आप जो है यहाँ पे खड़े होकर के इस रस्सी से ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो, ऐसा करते हैं, हम सभी करते हैं, आप भी करते हो। ठीक है, तो होगा क्या कि जब ये ऑब्जेक्ट को आप खींचोगे ना बेटा, तो इस रस्सी के थ्रू जब आपको खींचोगे ना बेटा, तो इस रस्सी में आता है टेंशन, तनाव, टेंशन। और जब ये टेंशन आता है, तो टेंशन इन्होंने बोला है कि हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है हमेशा। यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है कि एक टेंशन लग रहा है, और वो टेंशन इस ऑब्जेक्ट से हमेशा अवे, दूर की तरफ। ये हो गया ऑब्जेक्ट अवे की तरफ, और ये डायरेक्शन हो गई। हेलो आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। अब देखो बेटा, जो फोर्स लग रहा है, जो टेंशन लग रहा है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे की तरफ, हमेशा दूर की तरफ लगेगा टेन। और यहाँ से आपने हाथ में पकड़ रखा है इस रस्सी को, तो यहाँ पे भी टेंशन क्या लगेगा? हमेशा अवे की तरफ लगेगा। तो आप देख सकते हो कि जब भी आप लगाओगे फोर्स रस्सी में, वो हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे की तरफ, दूर की तरफ लगेगा। तुमसे भी अवे की तरफ लगेगा, और इस ऑब्जेक्ट से भी किधर लगेगा? अवे की तरफ, हमेशा अवे की तरफ लगेगा। ये बात समझ में आई क्या तुम लोगों को? Yes, sir. यस सर। अगर स्ट्रिंग मासलेस Yes, sir. है, फ्रिक्शनलेस है, स्ट्रिंग में कोई मास नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा। क्या मतलब कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा हूं बेटा, तो यहाँ पर अवे की तरफ टेंशन लग रहा है, यहाँ पे भी टेंशन की वैल्यू टी होगी, यहाँ पे भी टेंशन की वैल्यू टी होगी, यहाँ पे भी टेंशन की वैल्यू टी होगी, यहाँ पे भी टेंशन की वैल्यू टी होगी। टेंशन किसी भी पॉइंट पर ले लो, रस्सी में किसी भी पॉइंट पर ले लो, टी होगी, टी होगी, टी से ज्यादा नहीं होगी, टी से कम नहीं। ये कब होगा? जब हम रस्सी को क्या माने? रस्सी को क्या माने? रस्सी क्या है? मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। रस्सी का मास जब बहुत कम होगा और रस्सी में जब फ्रिक्शन बहुत कम होगा, तो हम उसको मानेंगे कि ये मासलेस है, रस्सी का मास ना के बराबर है, और फ्रिक्शनलेस है, उसमें किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं है। मासलेस क्यों लेते हैं सर जी? बेटा मास वाला भी क्वेश्चन लेंगे हम, और मासलेस वाला भी क्वेश्चन लेंगे। मासलेस इसलिए लेते हैं
ताकि जो हमारा क्वेश्चन जो बनता है वो बहुत इजी आसान हो जाता है। अगर मास लेकर के मानेंगे ना बेटा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना, क्योंकि अभी आप नहीं करोगे, आप इंजीनियरिंग में जाओगे तब वो काम करोगे। मतलब यहाँ पे भी करोगे लेकिन हर पॉइंट पर हर केस में नहीं करोगे। ज्यादातर केसेस में जो तुम लोग करोगे वो क्या करोगे, मासलेस करोगे। तो ज्यादातर केसेस में रस्सी में, एक रस्सी में टेंशन हर जगह सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम। Same. ठीक है, बासी वाक्य। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर फोर्स लगाया जा रहा है किसी रस्सी पर, किसी स्ट्रिंग पर, कोई चाइल्ड खींच रहा है एक एंड से, तो सेम टेंशन जनरेट होगा, विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी कि अगर ये लड़का, ये बच्चा 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है कि मैं खींचूंगा इधर 10 न्यूटन से, तो टेंशन कह रहा है कि मैं भी जनरेट होऊंगा अवे फ्रॉम द बॉडी, और एग्जैक्टली सेम 10 न्यूटन का मैं जनरेट होऊंगा। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. आपको क्या करना है कि जितना फोर्स आप लगाओगे, जितना ताकत से लगा के आप खींचोगे, एग्जैक्टली उतना ही टेंशन जनरेट होगा। डायरेक्टली फोर्स लगा रहे हो, चाहे कोई लड़का लगा रहा है, कोई छोटा चाइल्ड लगा रहा है, तो जितना फोर्स लगा रहे हो एक एंड पर, तो टेंशन जो भी जनरेट होगा वो हमेशा इक्वल होगा अप्लाइड फोर्स के। तुम बढ़ा के अगर यहाँ 100 न्यूटन कर दो तो यहाँ पे टेंशन 10 न्यूटन होगा कि 100 न्यूटन हो जाएगा? 100 Newton. 100 न्यूटन हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको आ रहे हैं समझ में? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सर फ्रिक्शनलेस रोप का मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शनलेस रोप का मतलब हुआ कि उस रस्सी में किसी टाइप का फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन का अमाउंट बहुत ही कम है, बहुत ही लो है। क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, आप जो फोर्स लगाओगे ना बेटा, तो उसमें फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो नेट फोर्स कुछ चेंज हो जाएगा। यानी आपने लगाया 100 न्यूटन का, फ्रिक्शन उसको कम करके 98 न्यूटन कर देगा, और नेट फोर्स रस्सी पे लगेगा 98 न्यूटन का, तो नेट टेंशन भी कितना हो जाएगा उसमें, 98 न्यूटन का हो जाएगा। लेकिन इतना हमको कॉम्प्लिकेट, इतनी छोटी छोटी डिटेल्स को नहीं पढ़ना है। हम हमेशा रस्सी को क्या मान के चलते हैं, फ्रिक्शनलेस मान करके चलते हैं। फ्रिक्शन क्या कर देगा, आपके फोर्स को थोड़ा सा कम कर देगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? सर बिना फ्रिक्शन के रोप पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, इन रियल लाइफ बिना फ्रिक्शन के रोप पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इन थियोरेटिकल लाइफ हम फ्रिक्शनलेस मान कर करेंगे, और वो जो 1 न्यूटन या 2 न्यूटन कम हो रहा था इसको इग्नोर करके कैलकुलेट करेंगे, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो बात आपकी 100% सही। अगर आपको अपनी कैलकुलेशंस को, अपनी चीजों को बहुत मुश्किल बनाना है तो आप फ्रिक्शन ऐड कर लो, और उसको करके आप कर भी सकते हो। लेकिन जेईई मेंस के पैटर्न में फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस रस्सी दी जाएगी, इतने छोटे छोटे फ्रिक्शन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जेईई एडवांस में अलग बात है, जेईई मेंस में इतना आपको छोटी छोटी डिटेल्स जो रियल लाइफ में है बेटा, उसको काउंट करके, फिर वो सब्ट्रैक्ट करके, फिर वो नेट फोर्स निकाल के, फिर वो नेट टेंशन निकाल के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उतने छोटे फोर्स को इग्नोर करते हैं, हम फ्रिक्शनलेस मान के करते हैं। अभी समझ में आई बात? आर्यंश पूछ रहे थे ना? Yes. ठीक है बेटा, तो है बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन हमको इतना ज्यादा छोटे छोटे फोर्सेस को काउंट करके नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पर एक लैंप पोस्ट है, तो भैया लैंप पोस्ट में अवे फ्रॉम द बॉडी एक टेंशन यहाँ लग गया, और जहां से ये लैंप पोस्ट जुड़ा था तो अवे फ्रॉम द बॉडी यहाँ पे टेंशन इधर डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग गया। सही बनाया मैंने? Yes, sir. अब ये लड़का खींच रहा है, हाँ अब ये लड़का खींच रहा है। अब इस लड़के का अलग से मैंने ब्लॉक बनाया, ये लड़के का ब्लॉक बनाया। लड़का खींच रहा है रस्सी को, तो रस्सी इस पर लगाएगी टेंशन, तो लड़के पर टेंशन लग रहा है अवे डायरेक्शन में। करेक्ट है बात? Yes, sir. अभी क्या मुझे ये समझाओ कि 2 फोर्सेस लगे, एक तो लड़के ने खींचा एफ फोर्स राइट डायरेक्शन में, और एक टेंशन लगा लेफ्ट डायरेक्शन में। करेक्ट है बात? यस सर। अब ये बताओ बेटा, जो फोर्स लड़के ने लगाया है, जो एफ लड़के ने लगाया है, वो लड़के पर लग रहा है कि रोप पर लग रहा है? रोप पर। हाँ, सर, रोप। एफ फोर्स नहीं काउंट कर,
और जो टेंशन लग रहा है वो लड़के पर लग रहा है, लड़के खींच रहा है टेंशन, करेक्ट है बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन कह रहा है चलो इधर चलो, तो ये जो टेंशन लग रहा है वो लड़के पर लग रहा है लेफ्ट में। अच्छा, लड़के का खुद का वेट भी तो होगा नीचे की तरफ, Yes, sir. हाँ, वेट mg भी तो होगा नीचे की तरफ, और रिएक्शन फोर्स भी तो होगा ऊपर की तरफ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा है। सही समझाया क्या मैंने आप लोगों को? सही समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. अब इस बॉक्स को, इस ब्लॉक पर बात करते हैं। इस ब्लॉक को जो रस्सी है वो किस डायरेक्शन में टेंशन लगाएगी इसके ऊपर? अपोजिट, Opposite. राइट साइड में, लेफ्ट साइड में? Right side. राइट साइड। और हमेशा टेंशन कैसे लगता है? टुवर्ड्स द बॉडी लगता है कि अवे फ्रॉम द Away बॉडी? from the body. Away from. Away from the body. कितना वेट होगा बेटा? mg जो भी होगा वेट नीचे। और ग्राउंड इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा बेटा? Normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन। Normal reaction. बात समझ में आई क्या? Yes, sir. अब ये sir. यहाँ खींच रहा है। Yes, अब इस sir. लड़के, इस एक लड़का दूसरे लड़के को स्लेज पर खींच रहा है। अब इस वाला लड़का को बनाते हैं जो खींच रहा है, इसका अपना खुद का वेट किधर की तरफ? नीचे. डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर किधर की तरफ? Perpendicular. Upward. परपेंडिकुलर, अपवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड? Upward. अपवर्ड। अब इसको रस्सी किस डायरेक्शन की खींचेगी? अवे की टुवर्ड्स? Away. अवे Away. from the body। तो इस पर Away. टोटल कितने फोर्सेस हो गए? 3. 3. अब ये जो तीन, स्लेज है, three. स्लेज पर जो फोर्स लग रहा है रस्सी के थ्रू, किस डायरेक्शन में? अवे की टुवर्ड्स? Away Away. from the sledge. हाँ। Away from the sledge. Away. अब इस लड़के का फोर्स, वेट mg. किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड, Downward. और नॉर्मल Downward, रिएक्शन downward. किस डायरेक्शन में? Upward. Upward. Word. बनाना आ गया आप लोग को सारे फोर्सेस? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ तक Yes, किसी sir. बच्चे को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? No, sir. No, sir. बस ठीक। अब यहाँ पे रस्सी पुली की बात। हाँ बेटा, सर ये रस्सी पे इलास्टिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट लगेगा क्योंकि रस्सी टूट भी तो सकती है। हाँ, पर वो इलास्टिक स्ट्रेंथ का अभी कॉन्सेप्ट हम नहीं लगाएंगे। आपको इलास्टिक स्ट्रेंथ का बस एक कॉन्सेप्ट ये लगा दिया जाएगा, कभी आएगा क्वेश्चन कि रस्सी इतने फोर्स पर टूट जाएगी, तब आपको बताना है कि हमको मिनिमम कितना फोर्स लगाना चाहिए। अब उसमें क्या हो रहा है, इलास्टिक स्ट्रेंथ का सारा कॉन्सेप्ट उतना नहीं लगेगा, बस आपको इतना दे दिया जाएगा बेटा कि रस्सी 400 न्यूटन पे टूट जाएगी, तो बताओ हम कितना सेफ फोर्स लगाएं कि रस्सी टूटे बिना और बॉडी जो है हमारा मूव कर जाए। ऐसे क्वेश्चन आएगा। सर कई बार इनएक्सटेंसिबल रोप Okay, भी sir. दी जाती है। हाँ, यहाँ तो लिखा हुआ है ना बेटा, आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको लिखा रहेगा रस्सी एक्सटेंसिबल नहीं है, इनएक्सटेंसिबल है, खींच करके बड़ी नहीं होगी रस्सी, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा यहीं कहीं। ठीक है, तो इनएक्सटेंसिबल रस्सी लिखा भी रहेगा क्वेश्चन में कि खींच करके बड़ी नहीं होगी रस्सी, ज्यादातर इनएक्सटेंसिबल रहेगी। तो अब वो एक्सटेंड हो रही है, फिर वो फोर्सेस लग रहे हैं, वो उतना ज्यादा आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. अब ऐसे एक डायग्राम sir. बनाए, एक पुली है और ये एक दूसरी पुली है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास A है और इस पुली पर मास B है। अब जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या मामला रहेगा। ठीक है, एक मिनट। अच्छा बेटा, ठीक है, इस तरीके से यह कनेक्टेड है। अब ये देखो, इस बॉडी B की बात करते हैं, आप ही लोग बताओगे इस बॉडी B पर इसका खुद का वेट इधर लगा दूं डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। Downward. और इस रस्सी की मदद से फोर्स किधर लगेगा? अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन किधर लगेगा? अवे फ्रॉम द बॉडी। Away. अपवर्ड लगा दिया टेंशन, इसका नाम दे दिया मैंने T2। करेक्ट है बात? Yes, sir. और ये Yes, sir. एक ही रस्सी है, और जब एक ही रस्सी हो, मासलेस हो, फ्रिक्शनलेस हो, क्योंकि आपको मासलेस और फ्रिक्शनलेस ही दिया जाएगा बेटा, और जब मासलेस और फ्रिक्शनलेस रस्सी होगी तो टेंशन हर जगह सेम होगा कि डिफरेंट होगा? Same. करेक्ट है बात? यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो आपने बी का बना लिया। अब पुली 1 की बात करते हैं। पुली 1 पर एक रस्सी कुछ इस तरीके से रैप अप हो रही है, तो इधर से भी खिंचाएगी रस्सी, टेंशन लगेगा इस पर T1, और इधर से भी खिंचाएगी रस्सी, सेम रस्सी है तो टेंशन T1 लिखूं कि T लिखूं, T2 लिखूं, क्या लिखूं?
T1 और यहाँ से एक दूसरी रस्सी है, उसमें भी तो टेंशन लगेगा बेटा। yes sir किस डायरेक्शन में? अवे Yes, sir. टुवर्ड्स sir away अवे। Away. और इस वाली रस्सी में हमने टेंशन का क्या नाम दिया था? T1 T2 बी रस्सी के साथ T2. बी के साथ ये रस्सी जुड़ी हुई थी ना, इसमें कितना टेंशन बोला था हमने? T2 तो यहाँ पर अवे फ्रॉम द बॉडी T2 लगेगा। सही है क्या बात यहाँ तक? yes sir yes Yes, Yes, sir. sir. कंफ्यूजन है क्या कुछ? no sir No, अब sir. दूसरी वाली रस्सी पुली P2 की बात करते हैं। अच्छा P2 की बात करते हैं। अच्छा P2 ऊपर से भी जुड़ा हुआ है और P2 से होते हुए यही सेम रस्सी जा रही है, जिसमें कितना था टेंशन? T1 T1 अवे फ्रॉम लगा दूं ऐसे, फर्स्ट केस की सेकंड केस? yes sir first phase फर्स्ट केस। कितना टेंशन लगा दूं यहाँ पे? T1 T1 यहाँ पे कितना टेंशन लगा दूं? T1 अभी अलग रस्सी है कि सेम रस्सी है ये वाली? सर अलग है तो इसका मैं कोई टेंशन नाम दे देता हूँ T3। T3 बात समझ में आई क्या? yes sir Yes, अब इस sir. बॉडी ए पे लगाते हैं, इस बॉडी ए पे डायग्राम बनाते हैं, इस बॉडी ए का डायग्राम बनाते हैं। इस ए बॉडी पर आप बताओ इसका अपना खुद का वेट so downward direction MG MG downward. और इसमें जो रस्सी कनेक्ट है वही येलो वाली सेम रस्सी कनेक्ट है क्या, जिसमें कितना टेंशन था? yes sir T1 T1 डायरेक्शन में अवे अपवर्ड की टुवर्ड्स Upward. डाउनवर्ड? upward. तो यहाँ भी FBD बना लिया, यहाँ भी FBD बना लिया, यहाँ भी FBD पुली 2 का भी बना लिया और यहाँ भी FBD पुली 1 का बना लिया। ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है आपने FBD। समझ में आ गया क्या सभी को? yes sir Yes, sir. अभी देखो लामिस थ्योरम पढ़ाएंगे, पहले उससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। लगी सुनिए नहीं रुको, और आसान ही क्वेश्चन देना पड़ेगा मुझे। चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ, आसान क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोग को। ये 3 kg की बॉडी है, ठीक है, और ये एक रस्सी है और ये 2 kg की बॉडी है और ये दूसरी रस्सी है। अब हमको कैलकुलेट करना है कि इस रस्सी में टेंशन T1 कितना है और इस रस्सी में टेंशन T2 कितना है। ठीक है, yes sir पहली बॉडी पर आप बनाएंगे FBD, इस 3 kg वाली बॉडी पर बनाएंगे FBD। इसका खुद का वेट कितना हो जाएगा नीचे की डायरेक्शन में? 3 mg MG 3g 3 की वैल्यू 30 ग्राम 30 कितना हो जाएगा? 10 रख करके 30 न्यूटन 30 न्यूटन। और इसमें ऊपर की तरफ रस्सी कितना टेंशन लगा रही है? 30 न्यूटन T1 न्यूटन नाम तो अभी बताओ। T1 न्यूटन है, T1 है ना। यस सर yes अब ये बॉडी मूव तो कर नहीं रही है, yes sir तो फिर Yes, क्या sir. होगा? मूव नहीं करेगी तो 30 न्यूटन फोर्स पर अपवर्ड T1 फोर्स इज इक्वल equals टू to डाउनवर्ड। 30 अब दूसरी वाली बॉडी पे बात करते हैं, इसका अपना खुद का वेट कितना होगा बेटा नीचे? 20 न्यूटन 20 क्या इससे दूसरी रस्सी जुड़ी हुई है? यस सर yes इस sir वाली रस्सी जुड़ी हुई है, Yes, sir. इसमें कितना टेंशन था? 30 न्यूटन 30 न्यूटन किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड downward direction downward और इसमें एक और रस्सी ऊपर के डायरेक्शन में yes कितना है? T2. कितना? T2 T2 तो अब टोटल ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स इस ऑब्जेक्ट में कितना है? T2 equals to 20 न्यूटन और टोटल नीचे की तरफ कितना है? 20 प्लस 20 न्यूटन T1 तो 20 प्लस T1 की वैल्यू कितनी निकाला था आपने? 30 कैलकुलेट करके कितना हो जाएगा बेटा? 50 न्यूटन 30 न्यूटन। तो आपने T1 और T2 निकाल लिया। यस सर yes sir Yes, sir. अब मैं बोल दूं T1 और T2 का रेशियो निकाल लो बेटा जरा, कितना जाएगा? 3/5 बात समझ में आई क्या? यस yes सर sir अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर शोन इन फिगर। ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन मैं लाया हूं ताकि आप लोग हैबिट बनाओ मॉड्यूल के सवाल लगाने के लिए। उठा के देखो मॉड्यूल्स को, पढ़ो, सॉल्व करो।
द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर शोन इन फिगर। फोर्सेस दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। इफ द बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है उसकी कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। देन द वैल्यूज ऑफ फोर्सेस P एंड S आर, तो आपको P और S की बात करना है। अच्छा बेटा, जब भी फोर्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज दी गई है कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है कि नॉट कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा, टोटल एक्सेलरेशन होगा, वो कितना होगा, 0। गुड। अगर नेट एक्सेलरेशन 0 होगा तो हम देखते हैं क्या मामला है। नेट एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब कि नेट एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये कि बॉडी पर नेट फोर्स कितना है, 0। करेक्ट है ना बात? Yes, sir. अच्छा, राइट डायरेक्शन में कितना फोर्स है, P P। लेफ्ट डायरेक्शन में कितना फोर्स है, 300 न्यूटन। अब ये लेफ्ट है तो -300 न्यूटन लिख दिए, ठीक है, इक्वल्स मास ऑफ द बॉडी इनटू 2000 न्यूटन। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। नहीं समझ में आया? चलो इस क्वेश्चन आ गया को, सर। नहीं समझ में आया, इस क्वेश्चन को छोड़ो। अभी मैंने मोशन वाला नहीं पढ़ाया ना, अभी मैं सिर्फ वो वाला पढ़ाऊं। एक और क्वेश्चन करो तुम लोग, वो छोड़ो, एक और क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, लेकिन ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं अपने पास से। अब आपको बताना है कि टेंशन इन बी कितना होगा और टेंशन इन ए कितना होगा। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहां पर किसी एक ऑब्जेक्ट को, किसी एक बॉडी को पकड़ करके उसका क्या बना देंगे हम, फ्री बॉडी डायग्राम। तो 3 kg वाली बॉडी को पकड़ते हैं, इसके ऊपर नीचे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 300 न्यूटन। 30 न्यूटन है ना। इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, T1 T1 ले लो, टीबी नाम दे दो, टीबी नाम दे दो। करेक्ट है बात? Yes, sir. अब ये मूव कर रही है कि ऊपर का फोर्स इक्वल, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स इक्वल होगा कि ये मूव कर रही है, सब मूव नहीं कर रही। तो ऊपर का फोर्स टीबी इक्वल्स टू नीचे का फोर्स 30 न्यूटन। टीबी निकल गया क्या? यस सर। Yes, sir. चलो वेरी गुड। अब यहाँ बात करते हैं पुली पे, पुली की बात करता हूँ। पुली पे ये रस्सी है, एक रस्सी ऐसे इसके ऊपर से जाती हुई जा रही है। इस पर पुली में यहाँ पे टेंशन हम मान लेंगे कितना, TA, तो इधर से भी जो टेंशन आएगा वो कितना आएगा इसके ऊपर, पर नीचे फोर्स कितना लग रहा है बेटा, 30 न्यूटन। 30 टीबी लग रहा है, और टीबी आपने कैलकुलेट कर रखा है कितना, 30 न्यूटन। टीबी पर ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 30 न्यूटन। ऊपर 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 टोटल कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर टोटल फोर्स 30 न्यूटन है। TA प्लस T। हाँ, ऊपर की तरफ टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 15 न्यूटन। TA इक्वल्स टू नीचे की तरफ कितना लग रहा है टोटल, 30 न्यूटन, जिसको आपने टीबी बोला था। तो यहाँ से TA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 न्यूटन। 30/2 कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी? नो सर। अब एक क्वेश्चन है कि अ बॉडी ऑफ वेट W1 इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम थ्रू अ चेन ऑफ वेट W2। एक सीलिंग से, एक छत से एक वेट रूम में लगा हुआ है जिसका वेट कितना है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट W1 है। वेट बोला है, मास नहीं बोला बेटा, वेट बोला है, ठीक है। और वेट सस्पेंडेड फ्रॉम अ चेन, और जो चेन है ना, उस चेन का, ये जो चेन है, इस चेन का भी वेट दे रखा है W2। तो द सीलिंग पुल्स द चेन बाय अ फोर्स। तो अब इन दोनों का मिला करके सीलिंग पर फोर्स कितना लगेगा, अगर इस चेन का वेट W2 है, इस ब्लॉक का वेट W1 है, तो इन दोनों का वेट मिला करके सीलिंग पर कितना फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
W1 plus W2 W1 plus W1 W1 plus एक्शन। W2 हाँ, तो अगर सीलिंग पर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में W1 प्लस W2, तो सीलिंग इन दोनों को ऊपर खींचेगी किस फोर्स से? W1 plus W2 sir. W1 plus यही पूछा है। W1 plus The W2 ceiling pulls the chain by a force. एक्शन रिएक्शन के का केस है, तो सीलिंग किस फोर्स से खींचेगी इनको? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? Third. थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आई तुम लोगों को कि फिर से समझाऊं? आ गए सर सर आ गई सर। आ गए हाँ चलो, अब easy एक क्वेश्चन और देता हूं मैं यहाँ पर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देता हूं आपको कि एक ये ऐसे पुली है, एक ये ऐसे पुली है, ठीक है। ये ऐसे होते हुए, ये ऐसे होते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पे 4 kg का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर एक रस्सी है जहां पर 3 kg का ऑब्जेक्ट है, और ये रस्सी जो है ऐसे कनेक्टेड है, और ये ऐसे यहाँ पर जो है बेटा कनेक्टेड है। अब आपको बताना है कि T1 कितना होगा, T2 कितना होगा और T3 कितना होगा। इसमें T1 है, इसमें T2 है, ये तो T2 है, ये तो T2 है, क्योंकि एक रस्सी में जो कि मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, उसमें पूरी जगहों पर टेंशन कितना होगा? Same. सेम Same. हो जाएगा, T2 हो जाएगा। और ये तीसरी रस्सी है, इस पर Same. कितना टेंशन हो जाएगा बेटा? T3 T3। T3 चलो अब T3 पहले 3 kg, हाँ बेटा, अब इस पहले 3 kg वाली बॉडी पे हम लगाएंगे। इस पहले 3 kg वाली बॉडी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है? 3 kg. 30 न्यूटन 30 न्यूटन। 30 Newton. अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है? 30 Newton T1. T1 equal to 30 30 बॉडी Newton. मूव तो कर नहीं रही है, तो T1 इज इक्वल्स टू 30। 30 30 Newton. Newton. अब इस पुली P1 पे बात करते हैं। इस पुली P1 पे अगर मैं बात करूं तो ऊपर की तरफ 2 टेंशन फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से? T2 और T2। और नीचे की तरफ ये वाली रस्सी से कौन सा फोर्स लग रहा है? 30 Newton. 30 T1. न्यूटन। T1 लग रहा है। तो ऊपर की तरफ टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 2 T2. 2T2। T1 और equal to नीचे की तरफ 2T2 टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? equals 10. 30 T1. 30 न्यूटन T1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप हमको T2 की वैल्यू बता दोगे, कितना हो जाएगा बेटा? 15 Newton. 30 न्यूटन। 15 अब यहाँ से आप बताओ कि इस पुली 2 पे बात करें तो पुली 2 पर ऊपर लग रहा है T3, और एक रस्सी इधर साइड से इसमें अवे फ्रॉम द बॉडी T2 और अवे फ्रॉम द बॉडी T2 लगा रही। तो टोटल ऊपर की तरफ फोर्स कितना हो गया? 30 Newton. ऊपर की तरफ बेटा, 30 क्या आपसे ऊपर की तरफ है ना? So 2 30 Newton. T2. ऊपर की 2T2. तरफ कौन सा फोर्स है? T2 T2 है, T3 है, कौन सा है? 2T2 T2 ऊपर की तरफ कौन सा T3 फोर्स? equal to 2T2. T3. ऊपर की डायरेक्शन में। अब T3 अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? T3 और टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितने हो जाएंगे टोटल? 2 T2. 2T2. T2 T2 की वैल्यू कितनी है? 15. 30 तो कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा भाई? 30 Newton. बात समझ में आई क्या? यार फिर 4 kg का इसमें कोई काम ही नहीं था। 4 वाला हमने नहीं लगाया क्या? हाँ, 4 वाला नहीं लगाया हमने, ठीक है। तो नहीं, 4 kg का काम नहीं था, 4 ये भी 3 kg था। इसमें भी लगा लो, ये 3 kg नहीं था, ये 1.5 kg था, ठीक है। इसमें भी लगा लो, 1.5 kg है बेटा, ठीक है। तो नीचे की तरफ इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? 15 न्यूटन। और ऊपर की तरफ कौन सा टेंशन है? T1 है, T2 है, T3 है? T2 T2 कितना हो जाएगा बेटा? 15 Newton. नहीं समझ में आई बात क्या? आ गए सर। आ गई कोई सर। दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं आगे से तो यहाँ पे आपने नमस्ते। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लिया है, और अब आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो। इसमें देखो ये क्वेश्चन करने लायक तो है, लेकिन अभी आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में। ये भी क्वेश्चन करने लायक तो है, कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं। बस एक और थ्योरम बता दूं, लामी थ्योरम, फिर उसके बाद क्लास में और कर देता हूँ। लामी थ्योरम कहाँ गया? लामी थ्योरम देखते हैं बेटा। लामी थ्योरम क्या कहता है? कुछ खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। लामी थ्योरम बहुत आसान है। एक मिनट, अरे यार,
चलो लामी थ्योरम देख लो। लामी थ्योरम कहता है कि अगर कोई किसी पॉइंट पर फोर्सेस लग रहे हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस लग रहे हैं, कॉन्करेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट पर अगर फोर्सेस लग रहे हैं बेटा, और तीन फोर्सेस लग रहे हैं, तीन कॉन्करेंट फोर्सेस, किसी पॉइंट पर तीन कॉन्करेंट फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है P न्यूटन का, दूसरा फोर्स लग रहा है Q न्यूटन का, तीसरा फोर्स लग रहा है R न्यूटन का, और P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच एंगल अल्फा है, P और R के बीच बीटा है, और Q और R के बीच गामा है। करेक्ट। अब लामी थ्योरम कहता है कि अगर तीन कॉन्करेंट फोर्सेस, तीन फोर्सेस एक ही पॉइंट पर अगर लग रहे हैं, एक ही पॉइंट पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ये मूव नहीं कर रहा है, मोशन नहीं हो, मूव नहीं कर रहा है, मतलब मूव कर तो रहा है लेकिन इक्विलिब्रियम में है, एक्सेलरेशन जीरो है, नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब होता है कि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है? जीरो। जीरो। नेट एक्सेलरेशन भी क्या है? जीरो। जीरो। तो मतलब नेट, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, अगर नेट एक्सेलरेशन जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तब आप क्या करना, लिखना P फोर्स अपॉन P के अपोजिट में कौन सा एंगल है? अल्फा है, बीटा है, गामा है? गामा। कौन साइन गामा, इक्वल्स लगाओ। दूसरा फोर्स लो Q अपॉन Q के अपोजिट में कौन सा है? बीटा। साइन बीटा। उसके बाद तीसरा फोर्स लो R, R के अपोजिट में कौन सा एंगल है? साइन अल्फा। साइन अल्फा। तो ये सिर्फ तीन फोर्सेस पे लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दो फोर्सेस पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते, चार पे भी अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, तब अगर तीन फोर्सेस के बाद चार आ जाए, पांच आ जाए, तब क्या करेंगे? तो हमने सीख रखा है कि फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजॉल्व कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजॉल्व कर लेंगे और आसानी से लगा लेंगे। करेक्ट है बात? यहाँ तक समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ठीक है। तो मेरा एक डाउट था, बेटा पूछिए। क्वेश्चन था एक सर, मेरा खुद का क्वेश्चन है, शायद क्लास के बाद कर लेना फिर। अच्छा चलो ठीक है, तो एक मिनट, एक सेकंड करना है। तो ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। आज हम समराइज करते हैं, हमने क्या देखा? क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस देख लिया हमने, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस देख लिया। टेंशन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि टेंशन हम कौन सा लगाएंगे जनरली? मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। अगर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस लगाएंगे तो टेंशन इज सेम थ्रू आउट द रोप, टेंशन इज सेम थ्रू आउट रोप, पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगा। उसके बाद हमने क्या और क्या देखा कि टेंशन कैसे लगेगा? ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी और टुवर्ड फ्रॉम बॉडी और टुवर्ड्स बॉडी, ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी लगाएंगे। उसके बाद हमने क्या देखा? फ्री बॉडी डायग्राम देखा, FBD देखा, ठीक है। उसके बाद हमने नॉर्मल रिएक्शन बनाना सीखा, नॉर्मल रिएक्शन बहुत अच्छे से हमने बनाना सीखा, ठीक है। परपेंडिकुलर टू किसके बनाना? ग्राउंड के या फ्लोर के। अगर परपेंडिकुलर टू ग्राउंड नहीं बना पा रहे हो तो किसके बनाना? परपेंडिकुलर टू ऑब्जेक्ट बनाना। अगर नहीं बना पा रहे हो तो क्या करना? दो कंपोनेंट्स बनाना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स बनाना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट्स बनाना, किसके? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के, या जिसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। यही सिखाया क्या? यस सर। हाँ, या ग्राउंड या फ्लोर के बनाओ परपेंडिकुलर, नहीं तो फिर किसके परपेंडिकुलर बनाओ? ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर बनाओ। अगर तब भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि अरे यार ऐसे केस में कहाँ बन ही नहीं पा रहा है, ना ग्राउंड मिल पा रहा है प्रॉपरली, ना आपको सरफेस मिल पा रहा है प्रॉपरली, ऑब्जेक्ट का सरफेस मिल पा रहा है प्रॉपरली, तब क्या करना है? रिजॉल्व करना है, मतलब दो कंपोनेंट्स बनाना है। किस किस डायरेक्शन में? एक्स एंड वाई। और एक्स और वाई डायरेक्शन में जो NX और NY है, नॉर्मल रिएक्शन एक्स और वाई डायरेक्शन में, वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से कि डिपेंडेंट है एक दूसरे से? इंडिपेंडेंट। के बाद हमने क्या तो किया? हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए भाई, और एक थ्योरम हमने और पढ़ लिया। कौन सा थ्योरम? लामी थ्योरम। लामी थ्योरम कितने फोर्सेस पर एप्लीकेबल है? दो फोर्सेस पर, तीन फोर्सेस पर? तीन फोर्सेस पर। तीनों फोर्सेस क्या होने चाहिए? कॉन्करेंट होने चाहिए कि नॉन कॉन्करेंट होने चाहिए? कॉन्करेंट का मतलब क्या हो? तीनों किस पर लग रहे हो? सिंगल पॉइंट। हाँ, और बॉडी किस कंडीशन में होना चाहिए? इक्विलिब्रियम कंडीशन में कि नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में? इक्विलिब्रियम। का क्या मतलब होता है?
Net equal to 0. acceleration 0. 0 नेट नेट फोर्स फोर्स जीरो, नेट एक्सेलेरेशन जीरो। बहुत अच्छे तुम लोग। बाकी जितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी तक मेरे साथ, सारे के सारे बहुत अच्छे, शाबाश। धन्यवाद थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर मैं पढ़ रहा हूँ हाँ अमर सिंह मीना, तुम तो मुझे सबसे ज्यादा याद रहते हो। यस सर, टाइम ही बहुत बढ़ा देता है क्लास का लिख लिख के। मस्त, एकदम भी बढ़िया बच्चा।